Good morning, all of you. You audible? Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Let us start the session. कल हमने ये देखा था कि बार प्लॉट कैसे होता है। दोबारा से रन कर देता हूँ। लाइब्रेरी रन करना पड़ेगी। हमने कल देखा था कि ये टेक्स्ट कैसे हम इसमें देते हैं। इसके लिए वो वर्टिकल जस्टिफिकेशन स्टेट्स का हमने समझा था कि जो पहले हम उसको कन्वर्ट करते हैं एक टेबल में। यदि हमें टेक्स्ट देना हो अदरवाइज बार प्लॉट हम वैसे ही ड्रॉ कर लेते हैं। पिछले उसमें में आपने देखा होगा। तो यहाँ हमें स्टेट आइडेंटिटी लेना पड़ता है, उस हिसाब से ही देता है। अब हम रीऑर्डर बाय वैल्यू, इन वैल्यू के हिसाब से हम इसको रीऑर्डर करेंगे। 14 पहले 28 फिर 42। अभी तो ये नन सम एंड मार्ग है ना, ये ऑर्डर्ड थे फैक्टर जो हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो ये उसी ऑर्डर में आए हैं। अब हम रीऑर्डर करेंगे इसको। जीजी प्लॉट के जो प्लेटफॉर्म बनाएंगे उसी में रीऑर्डर करना है हमें। एस्थेटिक में एक्स इज इक्वल टू एक्स को रीऑर्डर कर रहा है, नन सम मार्क को इम्प्रूव एन
है ना। रीऑर्डर किसको कर रहे हैं, इम्प्रूव करके जो हमारा कॉलम जिसमें 3 कैटेगरी है और इसको एन के अकॉर्डिंग, एन यानी ये नंबर के अकॉर्डिंग हम उसको रीऑर्डर कर रहे हैं और बाकी सब कुछ वैसे ही है। देखिए मैं इसको रन करता हूँ, समझ में आएगा रीऑर्डर में क्या डिफरेंस आएगा। आगे हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। ओके, अब हम परसेंटेज की बात करते हैं कि हम भाई ये नंबर की जगह परसेंटेज चाहते हैं और परसेंटेज इज द बेस्ट, कि हम परसेंटेज में कोई भी चीज से शो करें, इट विल बी बेटर रेदर देन काउंट। सो फिगर 2 हम लोग इसका ऑब्जेक्ट नेम दे रहे हैं अर्थराइटिस। पहले हम इसको क्या करेंगे, ये सब चीजें हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि काउंट, म्यूटेट, है ना। तो अर्थराइटिस को हमने काउंट करा, इम्प्रूव को ये हम पहले भी कर चुके हैं यहाँ पे इस फंक्शन से। इतना टेबल तो हम पहले भी देख चुके हैं, है ना। जैसे फिगर 1 में आपको बताता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा काउंट में क्या हुआ, काउंट में ये हुआ। अब हम इसके आगे एक स्टेप और बढ़े, हमने म्यूटेट किया। नया म्यूटेट का मतलब होता है कि नया कॉलम बनाना पिछले कॉलम की मदद से। जो भी एग्जिस्टिंग कॉलम्स हैं हमारे पास उनके हेल्प से एक नया कॉलम क्रिएट करना, उसमें कुछ गुणा भाग करके जो भी है। तो हमने कॉलम बना रहे हैं पर, PER, है ना, परसेंट एन बाय सम ऑफ एन। जो एन है 42, इसको सम ऑफ एन से डिवाइड करेंगे 84 से। 14 को 84 से डिवाइड करेंगे, 28 को 84 से डिवाइड करेंगे। व्हाट इज दिस थिंग? ओके, यहाँ समझ में आया, है ना। फिर क्या करेंगे, सर एक बार ये लाइन फिर से एक बार बता दीजिए। तो पर का क्या मतलब है? म्यूटेट एक फंक्शन है पर और तो क्या? हमने एक नया नाम रखा है वेरिएबल। अच्छा, यहाँ दो ही है ना वेरिएबल, इंप्रूव्ड एंड एन, एक और आ जाएगा पर करके, थर्ड वेरिएबल आ जाएगा। और एन और सम एन ऑफ यानी ये एन। 42 डिवाइडेड ओके, बाय सम ऑफ एन यानी 84 है टोटल हमारे पास, ठीक है। उससे डिवाइड होगा ये, ठीक है। तो ये परसेंट मतलब एक प्रोपोर्शन आ जाएगा ना ये हमारे पास, कि नहीं। राइट, राइट। जब ये प्रोपोर्शन आ जाएगा तो हम एक नया कॉलम और पर्स लेबल, पर्स अंडरस्कोर लेबल, एक और नया कॉलम बना रहे हैं। एक तो पर बनेगा ही, ठीक है, एक पर अंडरस्कोर लेबल नया कॉलम बनेगा जिसमें पेस्ट जीरो फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं। पेस्ट जीरो अपन सब जानते हैं, राइट। राउंड ऑफ कर रहे हैं हम पर को। जो पर आया है ना हमारा, ये जो रेशियो आया है इसको राउंड ऑफ कर लेंगे, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई करके राउंड ऑफ कर रहे हाँ 100 से मल्टीप्लाई हैं। ओके। राउंड ऑफ कर लेंगे तो परसेंटेज में, और इसको पेस्ट कर देंगे परसेंट साइन, सर यहाँ पे पहले, परसेंट लगा हुआ दिखा। सर आपने पहले फंक्शन बताया था आर बाइंड और कॉलम बाइंड, तो उसे नहीं होगा कैसे? क्यों, कॉलम का अपने पास बना हुआ है पहले से। तो जैसे हम म्यूटेट कर रहे हैं ना, म्यूटेट नया फंक्शन ऐड म्यूटेट में किया। तो नया कॉलम क्रिएट कर रहा है पिछले कॉलम की हेल्प से। पिछले कॉलम क्या था, एन। हाँ, एन से हम एन में कुछ गुणा भाग करके हम नया कॉलम में पर ला रहे हैं। क्लियर। इसी को हम हम एक्चुअली जो संगीता कह रही है वैसे भी तो कर ही सकते थे, राइट? कि ये आपको अलग जो, से कॉलम बनाना पड़ेगा ना पहले, बाहर हाँ, हाँ, बाहर बनाना पड़ेगा, फिर उसको सी बाइंड करना पड़ेगा। हाँ। तो हम तो वहीं के अंदर ही अंदर बना दे रहे हैं ना, बाहर क्यों ले जाएं उसको। अच्छा, समझ रहे हैं आप बात, ठीक। नित्य सीबाइंड जी। वाला इसको कर सकते हैं कैसे? है सीबाइंड वाला जो फंक्शन है उसको भी हम ऐसे ही स्किप कर सकते हैं क्या, जैसे आप कर रहे हो म्यूटेट यूज करके? कौन से फंक्शन को। अगर हम म्यूटेट फंक्शन यूज करते हैं तो हम हम्म सीबाइंड फंक्शन को डिफंक्ट कर सकते हैं क्या? मतलब सीबाइंड की जरूरत ही नहीं पड़, मैं रिवर्स बोल रही हूँ, जो आप बोल रहे हो मैं उसका वो रिवर्स बोल मैडम, रही सी बाइंड अलग चीज है। आपके पास कोई अलग से कॉलम है जिसका पिछले कॉलम से कोई लेना देना नहीं है, आप कैसे म्यूटेट करेंगे उसको। वो तो अलग रखा हुआ है ना, आपको उसको बाइंड करना है। नहीं सर, सी बाइंड में भी हम एग्जिस्टिंग कॉलम में कुछ मल्टीप्लाई डिवीजन करके भी तो नया कॉलम बना सकते थे, right? आप बाहर बनाएंगे कॉलम, उसके अंदर नहीं बनेगा, फिर आप उसको सी बाइंड करेंगे। हाँ, दैट इज करेक्ट। तो उसकी जगह म्यूटेट करें, ज्यादा अच्छा है ना। आपको बाहर क्यों बनाना है। हाँ सी बाइंड तो ऐसा है कि आपको कॉलम पहले से आपको एड ऑन करना है। दो डेटा फ्रेम है उनको सी बाइंड करना है, तो क्या करेंगे आप, सी बाइंड करेंगे ना। मतलब सेम रिजल्ट को हम दो तरीकों से अचीव कर सकते हैं, भले हाँ हम इंटरनली क्या चल रहा है उसमें। हाँ, सर इसको आप किसी डेटा पे बता सकते हैं कैसे?
इसी एम्प्टी कार्स में अगर एक म्यूटेट कर सेकंड, रहे हैं। अभी अपन डेटा प्रिपरेशन में बहुत डिटेल में जाने वाले हैं इसमें। अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ हमने किया क्या। हम अभी क्या है, खाली ग्राफ के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, हम्म, है ना। अच्छा, VCD नहीं चला है मैंने लाइब्रेरी। देखिएगा, समझिए पॉइंट। ये दो कॉलम तो पहले से थे, ये दो कॉलम म्यूटेड हुए। भाई म्यूटेशन से तो आजकल सभी परिचित हैं, नए नए वेरिएंट आ रहे हैं कोरोना के, है ना। तो वही चीज म्यूटेशन है, नया कॉलम बना रहे हैं हम इसमें, उसी डेटा फ्रेम, उसको बोलते हैं म्यूटेट करना। सी बाइंड में आप कोई बाहर का कॉलम इन्वॉल्व कर रहे हैं, ओके। है ना। अब अंतर समझ में आया रितेश? हमने इंटरनली कुछ कैलकुलेट करके नए कॉलम बना लिए। तो हमने एक तो पर बनाया, तो क्या है, जो एन था, एन को डिवाइड किया सम ऑफ एन से। तो एन जो भी रहा होगा, 42, 14, 20, इनका सम जो भी आया होगा वो एन हर रो को डिवाइड करेगा, और ये आ गया 84 टोटल सम है। तो 42 डिवाइडेड बाय 84 इट इज 0.5, है ना। इसी प्रकार से दूसरे हो गए। और इसको फिर मैंने क्या किया कि आपको मैं वापस उस फंक्शन पे लाता हूँ, कि मैंने इसको टेस्ट 0 किया, इस परसेंट साइन को इस चीज से। अब ये क्या है, मैंने पर को 100 से मल्टीप्लाई किया और फिर इसको राउंड कर लिया। गॉट इट। ये जो है ना, इसको मैंने 100 से मल्टीप्लाई तो 50.0 हो गया, 16.667 हो गया, ये 33.33। फिर इसको राउंड ऑफ कर लिया तो वो पॉइंट के बाद के डेसिमल के बाद के डिजिट चले गए, और इसको परसेंट से पेस्ट कर दिया, पेस्ट 0। व्हाट इट। ओके। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब अपन इसका ग्राफ बना रहे हैं। तो देखिए ggplot_figure 2 बाकी इस पर जैसा ही है जो अपन ने पहला ग्राफ बनाया था, यहाँ पर ये वाला, है ना। ये ग्राफ जो बनाया था, ये चीजें वही हैं। जियोम टेक्स्ट एस्थेटिक लेवल, लेवल हमने चेंज कर दिया। यहाँ लेवल जो था वो एन था, यहाँ पर लेवल जो है वो पर अंडरस्कोर लेवल है। ये लेवल रखना चाहते हैं 50%, 70%, 33%। बाकी ये वही, तो यहाँ तक के तो वही रहा, ठीक है, यहाँ तक के वही रहा। अब मैं कुछ चीजें और बताता हूँ आपको, लेकिन पहले मैं इतना आपको रन करके बता देता हूँ। Just a minute. ठीक है, मैंने कलर चेंज कर दिया, 10:2 ले गया, ये आ गया, यहां तक हो गया। अब यहां मैंने लिखा है स्केल y कंटिन्यूस। अब जो स्केल y जो है, y स्केल आप देख रहे हैं 0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, it is given in this way. So label scales percent. So I will show you up to here now. Get this. क्या हुआ, स्केल में अंतर दिख रहा है आपको, परसेंट में आ गया स्केल। ओके, तो स्केल जो है, लेबल्स जो हैं स्केल के, वाई स्केल के, वो स्केल वाई कंटिन्यूस स्केल है, और इस स्केल के लेबल्स को मैंने लेबल्स ऑफ स्केल्स ये डबल कॉलन दे के परसेंटेज कर दिया, परसेंट कर दिया, परसेंट कर दिया, तो ये सब चीजें परसेंट में आ गई। क्लियर, ये एड ऑन किया हमने इसमें। नहीं भी करते तो चल जाता, क्योंकि आप यहाँ लेबल परसेंट लिख देते बाद में, है ना। अब ये लेबल्स एक्स में इम्प्रूवमेंट, वाई में परसेंट, टाइटल पेशेंट इम्प्रूवमेंट, और थीम में ब्लैक व्हाइट दे रहा हूँ। तो अब देखिएगा पूरे का क्या चेंज होता है।
तो थीम चेंज करने से क्या अंतर आया देखिएगा। ये थीम जो थी ये इस प्रकार से बैकग्राउंड देखें आप इसका, और अब बैकग्राउंड देखें, ठीक है। तो ये है कि ये पूरा बॉक्स भी बन गया। आप देखेंगे इधर, यहाँ नहीं है, ये बॉर्डर नहीं है, यहाँ पर ये बॉर्डर बन गई। व्हाट इट, ये थीम के कारण हुआ है। तुमने थीम लिया, थीम नहीं लेते तो वैसे लेते। तो यहाँ तक किसी को डाउट? बताएं। स्केल क्या कर रहा है सर? स्केल वाई कंटिन्यूस। इसके लिए परसेंटेज दिया ना इसने। y जो एक्सिस है इस पे पहले क्या था, ये था। हम्म। तो मैं यहाँ परसेंटेज लिखना चाह रहा हूँ इसके साथ कि ये परसेंटेज बताए, है ना। ये 0%, ये 10%, 20%, 30%, 40%, ये तो रेशियो दे रहा है ना, पर है ना यहाँ तो। हम्म। यहाँ क्या आ रहा है, पर आ रहा है। क्लियर, y एक्सिस पे। तो y एक्सिस पे मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, मैं क्या दे सकता हूँ पर के अलावा? तो आप ये कह रहे हैं कि स्केल वाई कंटिन्यूस मतलब वाई एक्सिस को परसेंटेज में स्केल कर दो, स्केल्स हाँ, अभी डबल। मैंने पर दिया हुआ है। मान लीजिए पर की जगह पर अंडर इसको लेबल दे दूं तो क्या होगा, देखते हैं। ये तो तो सिर्फ टेक्स्ट है। और वो टेक्स्ट है, मैं दे रहा हूँ इसलिए समझाने के लिए कि पर अंडर को लेबल देने पे क्यों नहीं ले रहा हूँ, वो आप समझेंगे अभी। क्योंकि वो टेक्स्ट है, हमें कोई न्यूमेरिक चीज चाहिए स्केल पे, देगा ही नहीं। डिस्क्रीट वैल्यू सप्लाइड टू कंटिन्यूअस स्केल, हाउ इट इज पॉसिबल, इट इज द ओके। नहीं, परसेंट को पहले सर जब आपने पर लिखा था तो इट वाज रीडिंग इट एज परसेंटेज, मतलब ये एप्लीकेबल सिंटैक्स इफ आई कैन से, और अब वो कैरेक्टर में चेंज हो गया है या हाँ, जब पेस्ट किया ना हमने उसको, परसेंट का सिंबल लगाया, तो वो क्या हो गया, कैरेक्टर हो गया। परसेंट पर अंडर इसको लेबल जो है, तो वो यहाँ दे ही नहीं सकना। देगा क्या, नहीं देगा। तो इसलिए हमने पर लिया। और यदि मैं इतना आपको दिखाता हूँ तो इसमें क्या हो रहा है कि वो पर के हिसाब से दे रहा है, 0.0, 0.1, व्हाट इट, है ना। स्केल उसने एन के हिसाब से, वो जो पर का जो हमारा था उसके हिसाब से लिए, इसके हिसाब से लिए, बता देता, इसके हिसाब से स्केल लिए, व्हाट इट। ओके। तो पर यहाँ पर लेबल नहीं है, पर इज अ वेरिएबल। हाँ, पर तो वेरिएबल है, पर वेरिएबल। अब क्या होगा कि हमने इसको जियोम टेक्स्ट के थ्रू बाद में लेबल हम लोग दे रहे हैं। लेबल, लेबल यानी आप जो ये जो लेबल है वो लेबल हम यहाँ लेते हैं, है ना, टेक्स्ट के थ्रू। तो ये लेबल आ गया, देखिए ये लेबल आ गया। अब लेबल आ गए तो यहाँ पर तो पर है, यहाँ पर तो प्रोपोर्शन है, यहाँ परसेंटेज तो है नहीं। वाई स्केल पे है क्या परसेंटेज, बताइए। परसेंट नहीं है, वो तो वैल्यू है। है ना, वाई स्केल पे प्रोपोर्शन है, परसेंटेज नहीं है। तो और जबकि हमारा यहाँ जो लेबल है वो परसेंटेज में शो कर रहा है तीनों रेक्टेंगल में, तो हमें इसको भी परसेंटेज में लाना पड़ेगा ना। अब बात समझ में आ रहा है आपको? आ रहा है, बट इसने प्लॉट कैसे कर दिया, एरर क्यों नहीं दिया? नहीं, एरर थोड़ी है, सब चीज अलग है ना भाई। वाई एक्सिस पे आपने पर लिया है, ये तो अपने टेक्स्ट दिया है। टेक्स्ट जो है ना, ये तो टेक्स्ट लिया है ना उसने, जो टेक्स्ट मैंने बनाया उस टेक्स्ट को ये दे रहा है। अब इस स्केल को मुझे चेंज करना है, वाई स्केल को। तो स्केल वाई कंटिन्यूअस करके इसका फंक्शन है लेबल्स। लेबल्स जो हैं इसके स्केल के लेबल्स क्या चाहिए मुझे, स्केल्स डबल कॉलम, मुझे परसेंट चाहिए, गॉट इट। सर एक बार व्यू दिखा देंगे फिग 2 का, तो आई थिंक थोड़ा डेटा और ग्राफ साथ में देख के पता लग जाएगा। ये है ना डेटा, अच्छा, ये रहा करेक्ट। तो वैल्यू 0.5 है और लेबल 50% है, तो उसको ठीक करने के लिए हम जो स्केल वैल्यू वाई थी कंटिन्यूअस ले रहे हैं। उसको स्केल कर रहे हैं।
जब जैसे ही मैं इसको कहता हूं तो आप देखिएगा हुआ। हाँ सॉरी, आपने क्या किया उसको? स्केल वाई कंटिन्यूअस लेबल स्केल्स परसेंट, ये मैंने, ये स्केल्स इस टू ये नया सिंटैक्स है। ये नया सिंटेक्स इस सर ये इसको याद करने का क्या प्रोसेस है? वैसे मैं समझने की कोशिश करना चाहती हूँ, इतना प्रोसेसिंग स्पीड तो है ही नहीं। ना ना, याद तो ना हो पाएगा ये याद तो नहीं होता, हम लोग याद भी नहीं हो याद नहीं सकता। करते हैं। देखिए क्या है रीता जी, ये सीट्स रखी रहती हैं, हमें जब भी कोई ग्राफ बना रहे होते हैं हमें ये चीज चाहिए, हम सीट्स उठाते हैं यहाँ से लेते हैं ओपन उसी प्रोजेक्ट में, है ना, जहाँ भी शीट रखी होती है वहां से हम उस शीट को ओपन कर लेते हैं यहाँ पे, और वहीं से कॉपी पेस्ट करते हैं और अपनी सीट में डाल देते ठीक है, बट हमको एप्लीकेशन आना चाहिए। व्हाट डू हैं वी बस। वांट दैट वी शुड डू? रटना नहीं है सिंटेक्स, भाई हमें कॉपी पेस्ट करना है और उसमें वेरिएबल कहाँ कौन सा चेंज होना है वो हमें मालूम होना चाहिए बस। भाई आपके उसमें जैसे यहाँ पर लिखा है वहां कुछ और वेरिएबल हो, व्हाट इट, तो बस वो मालूम होना चाहिए, हो जाता है। तो इतना मतलब कोई लाइन। याद नहीं रखता। हम लोग भी क्या होता है जब भी प्रोजेक्ट करने बैठते हैं तो वहां से उठाते हैं फाइल, जैसे डेटा विजुअलाइजेशन को कुछ काम पड़ रहा है, तब इतने सिंटेक्स तो याद रहते नहीं, छोटे छोटे एट्रीब्यूट्स होते हैं अंदर, कहीं एट्रीब्यूट गड़बड़ तो उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। सीधे वहां से उठाया कॉपी पेस्ट किया, चेंज किए वेरिएबल वगैरह और रन कर, ठीक सर है। अगर ये इंडिविजुअल लाइनें हमको समझ में आ रही है कि क्या लिखा हुआ है पढ़ के, और हमारे हम्म, पास ऐसा बहुत सारा सैंपल है, तो मतलब हम प्रोजेक्ट कर सकते हाँ आराम से, ठीक है ना, क्लियर हो रहा है। तो जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में जो भी हम चेंजेस करते हैं उसके लिए तो ये आपने फंक्शन बताया स्केल वाई कंटिन्यूस, वैसे एक्स में अगर करना है तो स्केल एक्स कंटिन्यूस हो जाएगा। एक्स कंटिन्यूस। और उसमें अगर कोई चेंज करना है तो ये डबल इज टू आएगा। हाँ इसमें देखिएगा मैंने जो लेवल्स दिए हैं वाई स्केल कंटिन्यूस में, तो हम लोग इसमें बहुत सी चीजें होती है, कंटिन्यूस है स्केल वाई स्केल का, परसेंट की जगह हम लोग ये क्या कर रहे हैं, काउंट्स नहीं है, काउंट इज नॉट एक्सपोर्टेड ऑन डिटरमिनेंट प्लेस। अच्छा इसका ऑब्जेक्ट नहीं होगा, परसेंटेज है, नेम स्पेस का काउंट नहीं है ऑब्जेक्ट, परसेंट ही है। और भी हो सकते हैं, काउंट नहीं होगा, परसेंट लिखा है, और भी होगा, अपन देख सकते हैं उसके अंदर। थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे तो अब इसको फिर एट्रीब्यूट देख सकते हैं, भाई कैसे क्या करना है, इसमें सब दिया हुआ है। तो एक लेबल्स में null for all, no, null for no labels, waiver for the default labels completed by transformation object, और काफी कुछ दिया होगा। और इसमें आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं कि जो स्केल्स वाई कंटिन्यूस है उसमें क्या क्या किया जा सकता है, ठीक है। तो ये तो एक बेसिक जो मैंने है परसेंट के लिए हम लोग कैसे कर सकते हैं वो मैंने आपको बताया। तो अब हम क्या होता है? हम्म वी जस्ट वी जस्ट वर्टिकल जस्टिफिकेशन, जस्टिफाई कर रहे हैं इसको कहाँ लेना है, वर्टिकल ऊपर नीचे करने के लिए। ऑलराइट, ठीक है। हम ये नंबर चेंज करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, इधर आ जाएगा जहाँ भी आप हैं, है ना। और इसमें अगर अब लेजेंड ऐड करना हुआ, सॉरी सर, अगर हाँ इसमें लेजेंड ऐड करना हुआ तो, क्या चीज, लेजेंड अगर ऐड करना हुआ तो लेजेंड का टेबल हाँ ऐड। लेजेंड के लिए बताऊंगा ना आगे आएगा वो, क्योंकि इसमें तो लेजेंड की जरूरत ही नहीं है, हमें सिंगल स्टिक डायग्राम होता तो हम लेजेंड डालते इसमें, है ना। ये तो बार प्लाट है, स्टिक बार प्लाट हुए, भी आगे बनाएंगे अपन। अब देखिएगा कि मैं रीऑर्डर कर रहा हूँ उसको, जैसे यहाँ रीऑर्डर किया था ना अपन ने, जैसे 17%, 33%, 50% और कुछ नहीं, ओके रीऑर्डर कर,
अब कई बार क्या होता है कि हमें जो बार प्लॉट है वो स्टैंडर्ड एरर या स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ बनाना पड़ता है, समझ गए? तो पहले मैं ये बनाता हूं, फिर आपको पूरी चीजें बताऊंगा। देखिए ये स्टैंडर्ड एरर है, ये जो डेटा है मैं स्टैंडर्ड एरर पहले डिस्क्राइब कर चुका हूँ थोड़ा। हम्म, तो ये स्टैंडर्ड एरर है, ये आपका नन का है, मीन एज ऑफ पेशेंट्स ऑफ नन, नन जिनका कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ उनकी मीन एज क्या पेशेंट, जितने भी पेशेंट है हमारे पास जिनका कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ उन सब पेशेंट्स को, जो नन वाले थे वो 42 पेशेंट थे, 42 पेशेंट का हमने मीन एज निकाला है ना, 42 पेशेंट्स वो है। ये आपके जो सम इम्प्रूवमेंट जो भी मतलब 42 नहीं जो भी रहा हो, यहाँ जो पेशेंट थे उनके मीन एज जो 42 ही थे मेरे ख्याल से नन में, हम देख रहे थे एक बार बता देते हैं। हाँ 42 पेशेंट थे नन, 14 थे हमारे सम में, तो 14 पेशेंट का एज का मीन निकाल लिया, फिर 28% है उनकी एज का मीन निकाल लिया और उनका हमने स्टैंडर्ड डेटा निकाला। तो मैं वो चीज पूरी आपको बता दूं। देखिएगा ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे आगे के चैप्टर में, पर यहाँ मुझे मजबूरी में डालना पड़ा ग्रुप बाय। तो क्या होता है कि जब फिगर 3 में ले रहा हूँ आर्थराइटिस ग्रुप बाय इम्प्रूव, तो मैंने इम्प्रूव के हिसाब से ग्रुप किया उसको, है ना। और मैं यदि आपको ये बताऊं, जो इम्प्रूव्ड है ये हमारा वो है, टेबल है पूरा कि भाई 84 आइटम्स इस टेबल में। तो अभी समरी नहीं दे रहा है, खाली ग्रुप बाय का मैंने फंक्शन दिया है, तो ये तो आपको ओरिजिनल टेबल ही देगा कि जो टेबल है सम नन मार्क। तो मैं इसको ग्रुप बाय करूंगा, तो अब ग्रुप बाय करके मैं क्या निकालना चाहता हूँ, ग्रुप बाय के बाद जो सेकंड स्टेप है वो होती है समराइज करना, बिना समराइज का आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। समराइज में क्या कर रहा हूँ, क्या क्या चाह रहा हूँ, क्या समरी चाह रहा हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ मीन एज, मीन एज का एक कॉलम समराइज, और मीन एज ये आ जाएगा, देन स्टैंडर्ड अंडरस्कोर एज, है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन एज का, एस डी एज, मीन ऑफ एज और एस डी ऑफ एज, और काउंट एन ना उनके काउंट, ये कॉलम समराइज करके। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ एज, तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ एज क्या होता है कि हम पहले ही देख चुके फॉर्मूला, स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड एज जो है ये है, इसको डिवाइड करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ एन, स्क्वायर रूट ऑफ कॉन, है ना। ये मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ फार्मूला, थोड़ा सा जाएंगे फ्लैशबैक में तो आपको समझ में आएगा। मैं इसका पूरा रन कर, और पूरा रन करने के बाद मैं आपको फिगर थ्री, ये सब डेटा प्रिपरेशन में आएगा, आपको डिटेल में बताऊंगा, अभी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। तो देखिएगा मीन एज नया कॉलम बन गया, समराइज से बन गया है। समराइज जब किया मैंने तो ये उस डेटा फ्रेम में नया कॉलम नहीं बना, ये आउटपुट है। यहाँ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अलग है, यहाँ तो 3 कैटेगरी है तो 3 ही रो बनेगी, वहां तो 84 रोज थे। व्हाट इट, या हम उस टेबल में मर्ज नहीं कर सकते, कर सकते हैं क्या, बताइए। हाँ, बिना ग्रुप के मीन तो नहीं निकलेगा एक ही रो। नहीं निकलेगा, तो इसलिए ग्रुपिंग करना जरूरी है। तो नन अलग ग्रुप हो गए, सम अलग हो गए ग्रुप, मार्क्ड अलग ग्रुप हो गया, इनका ग्रुप बनाने के बाद हमने उसके मीन निकाले, उनके स्टैंडर्ड डेविएशन निकाले, फिर हमने उनकी काउंटिंग भी ली, और फिर हमने स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट किया, ठीक है। तो ये आउटपुट जो है हमें मिला, ये एक अलग टेबल बनेगी, अलग डेटा फ्रेम है, ठीक है। एनी डाउट, ये हमने बना लिया।
अब हमें ये ग्राफ बनाना है। ये तो हो गया डेटा मैप, क्योंकि होता है कि ये डेटा प्रिपरेशन का पार्ट है वैसे। तो अभी अपना नेक्स्ट चैप्टर है डेटा प्रिपरेशन। तो अभी अपन ये देख रहे हैं कि भाई हम फिगर बनाना है तो भी हमें डेटा प्रिपेयर करना पड़ता है उस फिगर के लिए। पॉइंट नोट कर रहे हैं यहाँ पर, कोई फिगर हमें बनाना है जीजी प्लॉट, और उस फिगर के लिए पहले हमें डेटा प्रिपेयर करना पड़ेगा उस हिसाब से, तब आप वो फिगर बना पाओगे। प्रिपेयर करना है ना। तो यहाँ आप देखेंगे, अब मैं जो पी ले रहा हूँ ग्राउंड पे, फिगर 3 एस्थेटिक, एक्स पे इम्प्रूव, वाई पे मीन एज ले रहा हूँ, वाई पर मीन एज ले रहा हूँ, जैसा कि यहाँ दिख रहा है आपको, वाई पर मीन एज, वाई एक्सिस। जियोम बार बना रहा हूँ, स्टेट आइडेंटिटी, कलर ब्लैक ले रहा हूँ फील ये ले रहा हूँ, कलर ब्लैक है ना, जो बाउंड्री का कलर है, जो रेक्टेंगल के बॉर्डर है इसका कलर, और ये चाइना 2 जो है वो ये कलर जो इसमें फिल किया हुआ है। पोजीशन डॉज प्लस, पोजीशन इसके बारे में बात कर रहे हैं, पोजीशन डॉज प्लस हम लोग इसमें अब देखिएगा जियोम एरर बार, जो एरर बार है वाई मिनिमम, वाई का जो मिनिमम यानी ये वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ये कैसे आए वाई मिनिमम, मीन एज जो है, जो मीन एज है वो ये ध्यान रखिए, ये कर्सर पे ध्यान दीजिएगा, ये मीन एज है, ये वाई मिनिमम मुझे डिसाइड करना है कि कहाँ बार खत्म हो नीचे साइड में। तो मीन एज में से स्टैंडर्ड मैंने यहाँ एस डी एज ये लिया, तो यहाँ स्टैंडर्ड एरर लिया मैंने, पर मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन लिया, मुझे क्या लेना है स्टैंडर्ड एरर, तो मैं ऐसी एज लूंगा। क्लियर नहीं, मैंने चेंज करके बताया था पिछली बार, इसलिए चेंज है, व्हाट इट, ये चेंज हो जाएगा ग्राफ, थोड़ा स्टैंडर्ड एरर में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ऐसी वाई मैक्स, ये जो मैक्सिमम पॉइंट है ये ऐसी मीन एज प्लस, क्लियर हुई ये चीज कि नहीं हुई, व्हाट इट, एनी डाउट? सर मेरा मैं एक डाउट है कि ये हम क्यों कर रहे हैं, सिर्फ विजुअलाइजेशन सीखने के लिए, या इसको मतलब इतना सारा जो हम स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट कर रहे हैं देखिएगा, मुझे ये बार देना है मान लीजिए कहीं पे, अच्छा क्या होता है हम मीन को अकेले रिप्रेजेंट नहीं करते। आप मान लीजिए कोई भी फिगर नहीं लिख रहे हैं, आप खाली ग्राफ के थ्रू उस डेटा को समझ जाना चाहते हैं, तो आप मीन के साथ स्टैंडर्ड डेविएशन लिखते हैं जनरली, डिस्पर्सन की भी जरूरत होती है, व्हाट इट, तीन चीजें होती हैं किसी भी वेरिएबल को समझने के लिए, एक तो उसका शेप होता है, दूसरा मीन होता है, तीसरा मैंने आपको बताया था कि मेजर ऑफ डिस्पर्सन। यदि आप मीन ले रहे हैं किसी विजुअलाइजेशन, तो खाली मीन पूरी पूरी चीजों को नहीं एक्सप्लेन करेगा, आपको उसमें पता नहीं चला कि डेटा किस तरह से फैला हुआ है, तो उसके लिए आप स्टैंडर्ड डेविएशन देंगे कि नहीं देंगे साथ में। तो ये एरर बार प्लॉट करने के लिए हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला और फिर इसलिए उसका अपन ने एरर मैक्स, यहाँ मैं थोड़ा आगे आ गया हूँ कि मैंने स्टैंडर्ड एरर की बात कर ली, जनरली हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन देते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन से पता चलता है हमें निजी तौर पर उसी डेटा का, यहाँ जब स्टैंडर्ड एरर की बात कर रहा हूँ तो ये मुझे पूरे ओवरऑल पॉपुलेशन के साथ कंपेयर करवा रहा है, व्हाट इट, जब स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करूंगा तो वो पर्टिकुलर उसी वेरिएबल से कंपेयर कर रहा है, पूरी चीजें इंटरनल है, व्हाट इट। स्टैंडर्ड एरर का आप डेफिनेशन देखेंगे जो मैंने पहले आपको बताया था, तो वो अलग चीज है ना। वो क्यों है कि आपने जो डेटा सेलेक्ट किया है पॉपुलेशन से, उस डेटा में क्या कमी है, क्या एरर है, कितना एरर हो सकता है, वो स्टैंडर्ड एरर है ना। तो स्टैंडर्ड एरर से ये जो आपने बार बनाया है वो थोड़ा और कंप्रेस होगा। हाँ ये कंप्रेस होगा, वही मैं बताने वाला था, वो कंप्रेस होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन रहेगा तो फिर वो थोड़ा सा स्प्रेडनेस उसकी ज्यादा दिखेगी। देखिए कंप्रेस हुआ, करेक्ट हो गया ना कंप्रेस, ओके। तो ये मैंने स्टैंडर्ड एरर, पिछला जो बार था वो स्टैंडर्ड डेविएशन,
ठीक है। जब उसमें आपने जो रन ये किया था सर, ये थीम हैं? इंक्लूडेड था क्या? ये लाइन जो थीम वाला है वो इंक्लूड किया था आपने 132? इसके पहले नहीं, उसमें नहीं नहीं नहीं, include अभी अभी जो आपने रन किया ये थीम के साथ है या बिना थीम? हाँ, थीम के साथ है ना, थीम क्लासिक लिया है मैंने। अच्छा, तो एक BW क्लासिक, दो टाइप की थीम है। और भी है, आप देखेंगे काफी थीम्स हैं, और इसके अंदर भी अपन एट्रीब्यूट लिख सकते हैं। वो चीजें अपन बाद में आएंगे थीम पे। थीम इज नॉट डेटा लिंक थिंग, है ना, डेटा से रिलेटेड नहीं। थीम सेपरेट ही चलता है ना अपने लेवल पे, हम उसको सजाता जा रहे हैं, वो थीम है ना, उसका डेटा से कोई लेना देना नहीं है, उसका खाली विजुअलाइजेशन आपके वो उसको सुंदर बनाना है फिगर को, उसके लिए। तो ये अपन लास्ट में देखेंगे थीम का पूरा मामला, ठीक है। ओके, मतलब डिटेल में अपन लास्ट में समझेंगे, अभी तो खाली इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ थीम को मैं आपको। अब देखिए इस थीम में क्या हो रहा है कि ये पूरा बॉक्स नहीं बना है, यहाँ ओपन है, यहाँ ओपन है, ध्यान दीजिए। अपर ओपन है और ये ओपन, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? सर पहले वाला जो आपने स्टैंडर्ड डेविएशन वाला बताया था सर, उसको वापस बताएंगे, मतलब हाँ। सर लेकिन ये जो अब जो बार है वो कंप्रेस तो हो रहा है, लेकिन नीचे के जो ये बने हुए ये क्यों बड़ा, साइज क्यों बड़ा हो गया उसका फिर नेक्स्ट ग्राफ में? साइज बड़ा नहीं हुआ, आप वैल्यू देखिएगा, वैल्यू कहाँ आ रही है, मीन कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है ना, 40 और 60, हाँ 50 में आ रहा है। मतलब ये 45 के लगभग आ रहा है, नहीं हाँ 50 सॉरी 50 50 आ रहा 50 आ है, रहा है सर, 50 हाँ। आ रहा है। अब देखिएगा कितना आ रहा है, वही आ रहा है। एक्चुअली उसमें क्या है कि जब उसे ऊपर जगह मिली, जब एरर बार छोटे हुए, है ना, ओके ओके ओके। उसको जगह मिल गई, जगह मिल गई तो उसने अपने आप को ऊपर एक्सपांड, मतलब थोड़ा सा अच्छे से उसने फैला लिया अपने आप को, है वही चीज, वैल्यूज चेंज नहीं करी उसने, क्लियर। स्केल को थोड़ा सा उसने बढ़ा दिया, आप देखिए ना स्केल यहाँ, गॉट इट। ठीक है। जूम इन जूम आउट वाला चक्कर होता है ना, उस प्रकार से होता है। आई थॉट कि इसका वो फिगर भी चेंज किया क्या उसने? नहीं नहीं नहीं, कहाँ किया, बाकी तो वही है ना, वो तो डेटा लिंक्ड है ना, वहां तो कुछ चेंज नहीं कर सकता वो, ठीक। ओके सर। यहाँ तक समझ में आया आपको कि भाई क्या होता है कि हम लोग कई बार एरर की भी जरूरत पड़ती है, जब हम सैंपल लिए होते हैं कहीं से। तो पीएचडी थीसिस में हम लोग ने जब पॉपुलेशन से सैंपल लिया तो हम लोग एरर्स हो गए थे, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन होने पर स्टैंडर्ड एरर थी। ये बात को समझिए, दो चीजें यहाँ में क्लियर करने वाला हूँ। एक तो स्टैंडर्ड डेविएशन कब यूज करते हैं, जब हम कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर आर में मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तब इन्फ्लुएंस एनालिसिस की बात नहीं कर रहे हैं, हम प्रेडिक्टिव एनालिसिस की बात कर रहे हैं। तो हमें मतलब नहीं है कि वो किस पॉपुलेशन से आया है, पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है, उससे हमें ज्यादा मतलब नहीं होता है। हमारे पास जो डेटा है हमें उसी को समझना है, उसी को समझना है तो हम भैया एसडी लेंगे ना, हम स्टैंडर्ड एरर पे क्यों लेंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है? स्टैंडर्ड एरर कब लेते हैं, जब हम उसको पॉपुलेशन से कोरिलेट करके देखना चाहते हैं हमारे सैंपल। पॉइंट क्लियर हो रहा है? आपने बताया था स्टैंडर्ड एरर, अगर हम सैम्पलिंग में लेते हैं तब स्टैंडर्ड एरर आता है, अगर ओवरऑल हाँ, डेटा पे करते हैं तब तो स्टैंडर्ड एरर आएगा नहीं। आएगा ही नहीं। तो जब हम मशीन लर्निंग की बात करते हैं तो हमारे लिए होल डेटा तो वही है, मशीन लर्निंग का प्रेडिक्टिव मॉडल बना रहे हैं हम लोग या कुछ काम कर रहे हैं, तो हमारे लिए तो होल डेटा वही है। क्लियर, समझ रहे हैं आप बात? तो वहां हम विजुअलाइजेशन जब देते हैं तो वहां मेरा सिर्फ यही कहने का मतलब है, कहाँ स्टैंडर्ड एरर देना और कहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन देना। तो जब आप डेटा को एज ए पॉपुलेशन ही ट्रीट कर रहे हैं तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन देंगे, और जब आप डेटा को एज ए सैंपल ट्रीट कर रहे हैं तो आप क्या देंगे, स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर देंगे। बस ये पहला कंसेप्ट है। दूसरी चीज, इस विजुअलाइजेशन में ये जो बाउंड्री है,
ये देखिएगा कंप्लीट नहीं है क्या? इधर की वॉल नहीं है, इधर की वॉल नहीं है क्या? ये बाउंड्री का भी अपना इंपॉर्टेंस होता है। यहाँ ये बाउंड्री मैंने गलत बनाई है, यहाँ मुझे पैक चाहिए, या तो चाहिए ही नहीं था या फिर ऐसा पैक चाहिए। समझ रहे? बाउंड्री कब नहीं बनती है इधर ऊपर की और इधर की? जब आप कोई प्रिडिक्टिव मॉडल बना रहे हो। ये तो अपने आप में कंप्लीट ही हो गया ना, तीन ही कैटेगरी, इसके बाहर जा रहे हैं क्या आप? तीन कैटेगरी से आपका कोई ग्राफ है जो कंटिन्यूअस है, टाइम सीरीज एनालिसिस बनाते हैं, जब टाइम सीरीज एनालिसिस करते हैं या कोई प्रेडिक्टिव मॉडल रिग्रेशन एनालिसिस करते हैं, तब हम जो बाउंड्री देंगे वो हाफ बाउंड्री देंगे इस तरह की। रिग्रेशन एनालिसिस में दो चीजें होती हैं। रिग्रेशन एनालिसिस एक तो हम इन्फ्लुएंशियल पर्सपेक्टिव में देखते हैं और एक हम प्रेडिक्टिव पर्सपेक्टिव में देखते हैं। जब इन्फ्लुएंशियल पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो हम लोग इस बॉक्स को कंप्लीट देते हैं, एंड कर देते हैं यहीं, क्योंकि हम इन्फ्लुएंशियल पर्पस पे देख रहे हैं, हमें प्रेडिक्शन से कोई मतलब, फ्यूचरिस्टिक से कोई मतलब नहीं है ना, हम उसी रेंज में रहेंगे, काम करेंगे इन्फ्लुएंशियल। जब हम प्रेडिक्टिव में आते हैं तो हम कुछ और भी डाल सकते हैं आगे की वैल्यू, तब हम इस तरह की बाउंड्री देते हैं। ये मैं आगे जब आएंगे इन्फ्लुएंशियल में, जब ग्राफ बनेंगे, मैं बताऊंगा इसका अपना इंपॉर्टेंस होता है बहुत। हाफ बाउंड्री, फुल बाउंड्री, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये वैसे क्लियर नहीं हुआ मुझे कि कंटिन्यूस है तो वो पूरा बॉक्स लेगा। नहीं बॉक्स नहीं लेगा तब। नहीं, मैं बताता हूँ आपको चीज क्या होता है कि हम जो रिग्रेशन एनालिसिस जब करेंगे उस टाइम मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये बॉक्स कब कौन सा लगता है ना। भाई क्या होता है कि रिग्रेशन एनालिसिस हम दो जगह यूज करते हैं, एक तो इन्फ्लुएंशियल में भी यूज करते हैं, दूसरा प्रेडिक्टिव। ठीक है, तो इसके अपने इंपॉर्टेंस हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं क्या। तो वो अपन जब पढ़े, मैं उसी टाइम करूँ तो ज्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो पूरी थ्योरी अभी पीछे की समझाना पड़ेगी। ना तो अभी अपन ने इन्फ्लुएंशियल किया है, ना अपन ने अभी प्रेडिक्टिव चालू किया, तो अपन इस उस चीज को वहीं पे रखते हैं। ये मैं आपको तब एक्सप्लेन करूंगा कि हाफ बॉक्स और फुल बॉक्स कब बनता है। अब हम आते हैं और कुछ चीजों को लेके, छोटे मोटे ग्राफ्स। एम्प्टी कार से माइलेज है, एक्स एक्स वाई एक्सिस पे माइलेज ले रहा हूँ, एक्स एक्सिस पे फैक्टर ले रहा हूँ, जियोम पॉइंट, जियोम जीटर। तो देखिएगा पहले तो मैं आपको इतना करके, अब हम एम्प्टी कास्ट डेटा पे आ गए। एम्प्टी कास्ट डेटा का पहला वेरिएबल है माइलेज, 32 ऑब्जर्वेशन है, और एक वेरिएबल है ऑटोमेशन, गियर ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक और मैनुअल। तो मैंने उसको फैक्टर करके ले लिया। जब फैक्टर करके लिया तो वो मुझे जीरो में जो है, जो ऑटोमेटिक है, और मैं पॉइंट प्लॉट बना रहा हूँ बार प्लॉट की जगह, है ना, तो बॉक्स प्लॉट की जगह, सॉरी। तो ये पॉइंट प्लॉट मुझे बताएगा कि भाई पहला जो माइलेज है वो 10 पॉइंट समथिंग है, फिर माइलेज इधर है, फिर ऐसे करके इसने पॉइंट प्लॉट बता दिया। तो ये भी कुछ इंडिकेट करता है पॉइंट में भी। पर यदि मैं पॉइंट को हटा दूं और जिटर कर दूं, क्या हुआ? जिटर मींस जिटर ने क्या किया, वो पॉइंट में जो पॉइंट ओवरलैप हो रहे थे, यहाँ कुछ पॉइंट एक के ऊपर एक आ रहे होंगे, दो गाड़ियों का माइलेज सेम होगा तो पॉइंट पे पॉइंट आएगा कि नहीं आएगा? क्या बोलता है? दो कार का माइलेज यदि सेम होगा तो एक पॉइंट के नीचे ही दूसरा पॉइंट आ जाएगा ना, ओवरलैप हमें दिखेगा नहीं कितने पॉइंट ओवरलैप हो रहे हैं। क्या बोलते हैं? हम्म? यू मीन सर ग्राफ में दो पॉइंट एक ही कोऑर्डिनेट पे है? हाँ, यदि दो कार का माइलेज सेम होगा तो वो पॉइंट के अलग अलग दिखेंगे हमें इस तरह के पॉइंट ग्राफ में, एक पे दूसरा ओवरलैप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर सर सेम एक बार फैक्टर है तो। दोबारा से एक बार बताइएगा। देखिएगा, एक गाड़ी का माइलेज है 25, दूसरे का भी 25 है, मान लीजिए एक गाड़ी का माइलेज
फोकस तो इसको चेक करें पेन क्यों नहीं चल रहा है। आज 3 लोग नहीं है ना, अभिलाष, अभिषेक और शैलू। ये दूध वाला ब्रेक है क्या? मेरे को इसमें कुछ काम करना था। नहीं कुछ I'll be back. टेक्निकल ब्रेक है। शायद दूध वाला ब्रेक भी मिलेगा हमको। नहीं, ये दूध वाला ही ब्रेक है, टाइम हो गया ना। इसी टाइम आता है, वो जल्दी आने लगता है। तो ये सिंटेक्स जो बना रहे हैं कितना हॉरिबल दिखता है देख के यार, मतलब कितना पीछे कितना कुछ करना पड़ेगा इसमें। एक मिनट जरा मैं चेक करूँ इसको। No, it's fine. क्लियर हो रहा है। ये देखिएगा, मान लो किसी गाड़ी का जो माइलेज है वो यहाँ पर दो गाड़ी का सेम माइलेज आ रहा है ये वाला, तो एक के ऊपर एक पॉइंट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताइए। आ जाएगा। आ जाएगा ना। मान लीजिए 5 गाड़ियों का सेम माइलेज है तो वो एक के ऊपर एक 5 ओवरलैप हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हैं? तो वही चीज है कि हमें पता नहीं चलेगा, यहाँ पॉइंट हमें कम, जब हम गिनने बैठेंगे इन पॉइंट को, मान लो हमारे पास 32 ऑब्जर्वेशन, तो आप टोटल पॉइंट गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 पॉइंट यहाँ आ रहे हैं। यहाँ आप गिनेंगे 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 कितने हो रहे हैं टोटल मिला के, दोनों मिला के कितने आ रहे हैं? 27 पॉइंट्स आ रहे हैं बट इट, जबकि हैं कितने? तो कहीं ना कहीं ओवरलैप्ड हुए ना पॉइंट। क्लियर? कुछ कार्स के माइलेज सेम है इसलिए एक के ऊपर एक ओवरलैप हो गया तो हमें Right. काउंटिंग अलग दिख रही है। क्लियर हुआ कि नहीं जी। कंसेप्ट क्लियर? अब देखिएगा मैं आपको बताऊं, अब जब मैंने जिटर प्लॉट बनाया क्या हुआ? उसने पॉइंट को फैला दिया ओरिजेंटली। सब ऊपर 0 और 1 के उसमें तो आएगा नहीं, मतलब जो अपना फैक्टर जो हमने बनाया हुआ है 0 और 1 उसको तो वेरी कर रहा है ये। 0 और 1 जैसे सेम वाले भी हैं, हाँ 0 और 1 के बीच में भी डॉट्स आ रहे हैं। नहीं 0 1 के बीच में नहीं आ रहे हैं। जिटर में क्या किया उसने, जो 0 वाले थे ना उनको फैला दिया, स्प्रेड कर दिया। अच्छा तो ये देखिए यहाँ जो पॉइंट थे उसको उसने स्प्रेड कर दिया, वो उसने उसकी एल्गोरिथम में उस हिसाब से कर दिया, खाली हाइट सेम रहेगी, विड्थ से कोई मतलब नहीं है ना। ओके।
तो ये इसने 1 2, अब आप गिनेंगे यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 थे, जबकि हमें पिछली बार कितने मिले थे? यहाँ 15 मिले थे, 19 है। अब यहाँ देखिए 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 हो गए पूरे 32 आ रहे हैं, 32 पॉइंट्स टोटल मिला के। क्या बोलते हैं? हम्म ये डिफरेंस है जीटर में और पॉइंट। दोनों साथ कभी मत दीजिएगा, मैंने यहाँ लिखा जरूर है दोनों को साथ में। दोनों साथ देने से डबल ऑब्जर्वेशन हो जाएंगे, पॉइंट में भी आ जाएगा, जीटर में भी आ जाएगा। अब हम आते हैं और देखते हैं इसमें बॉक्स प्लॉट बनाते हैं। अभी तो मैंने पॉइंट प्लॉट और जीटर प्लॉट बताया आपको, अब अपन बात करते हैं बॉक्स प्लॉट की। बॉक्स प्लॉट में ले रहा हूँ बिना जीटर के। देखिए बॉक्स प्लॉट, ये भी वही पॉइंट प्लॉट वाली बात शो कर रहा है कि भाई यहाँ मिनिमम है, यहाँ मैक्सिमम वैल्यू है, यहाँ फर्स्ट क्वार्टाइल है, यहाँ थर्ड क्वार्टाइल है, मीडियन है। इतना सब कुछ पॉइंट प्लॉट नहीं बताता है, जीटर प्लॉट जितना एक्सप्लेनेशन करता है। क्लियर है ना? तो बॉक्स प्लॉट हम लोग ज्यादा यूज करते हैं, पॉइंट प्लॉट जीटर प्लॉट हम लोग इतना यूज नहीं करते। हाँ, जीटर प्लॉट हम लोग बॉक्स प्लॉट के साथ कई बार यूज कर लेते हैं, खाली उसका कम डेटा पॉइंट होते हैं तो उसको, या ज्यादा डेटा पॉइंट तो उसमें समझाने के लिए। देखिए वो बता भी रहा है कि कहाँ कितने हैं, है ना? भाई इस पॉइंट पे कितने आ रहे हैं, इस पे कितने आ रहे हैं, तो दोनों कंबाइन करके भी आप ले सकते हैं इस प्रकार से। फिर अब वायलिन प्लॉट होता है जो इसी के जगह यूज होता है। अब वायलिन प्लॉट और बॉक्स प्लॉट में कुछ थोड़ी बहुत समानता है, पर वायलिन प्लॉट हमें उतना ज्यादा नहीं एक्सप्लेन करता। वायलिन प्लॉट ये एक्सप्लेन करता है कि जहां पर इसकी बेली ज्यादा बड़ी है, विड्थ ज्यादा है, वहां पर ऑब्जर्वेशन ज्यादा आ रहे हैं, ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स वहां ज्यादा है। और जहां पर ये कम है वहां पर पॉइंट्स देखिएगा ना, यहाँ एक ही है, यहाँ दो है, थोड़ा यहाँ बहुत सारे हैं। तो ऐसे ही यहाँ देखिए, यहाँ ज्यादा है, 1 2 3 4 5, तो ये बड़ा है, विड्थ ज्यादा है। हाँ, इस प्रकार से वॉल्यूम प्लॉट देता है। ये खाली एक विजुअलाइजेशन है समझने के लिए कि कहाँ डेटा ज्यादा है, कहाँ कम, कहाँ से कहाँ तक डेटा की रेंज। ठीक है, एक आइडिया दे देता है। हिस्टोग्राम प्रॉपर नहीं है ये, तो डेटा बहुत कम है, बैंडविड्थ हटा दूंगा। बैंडविड्थ मैंने 5 की रख दी है। जो क्लास इंटरवल रहते हैं तो वो अलग अलग ले सकते हैं आप इसमें, और कौन से क्लास इंटरवल से आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं।
ठीक है। अभी हिस्टोग्राम में अपन कल पढ़ेंगे, आज नहीं बताऊंगा ज्यादा, मेरे ख्याल से यही बहुत हो गया आज यार, हाँ आगे सर। लेना है। नहीं सर, बहुत हो गया सर। तो आप आज तो आप इसी का प्रैक्टिस करिए, है ना। स्क्रिप्ट आप सबके पास है, थोड़ा सा समझें इसको, है ना। अब हिस्टोग्राम जो है वो मैं कल आपको बताऊंगा, मतलब नेक्स्ट सेशन में हिस्टोग्राम अपन देखेंगे, और हिस्टोग्राम के बाद फिर पाई चार्ट बचते हैं खाली, है ना, वो अपन देखेंगे तो फिनिश हो जाएगा। एक दिन का हो रहे हिस्टोग्राम पाई चार्ट, एक ही दिन में फिनिश हो जाएगा। ये थोड़ा सा हैवी था क्योंकि बार प्लॉट बहुत यूज होते हैं, हर जगह यूज होते हैं, तो हिस्टोग्राम में इतना टाइम नहीं लगेगा। हाँ, बार उसमें पाई चार्ट में जरूर थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो कोशिश करेंगे मंडे को अपन इसको फिनिश कर लें, और इसके बाद फिर अपन एक असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन, क्योंकि पिछला असाइनमेंट आप लोगों ने करा है, मैंने जो दिया था आपको टिप्स डेटा, तो खुद समझ नहीं आया मुझे तो। टिप्स में नहीं आया समझ? मेरे को तो किसी से चीटिंग करनी पड़ेगी, नहीं तो आप क्लास में करवा दें। अरे ऐसा अब सर मुझे ऐसा टाइम नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा बिजी चल रही हूँ, थोड़ा टाइम चाहिए उसके लिए, क्योंकि विजुअलाइजेशन को समझने में मैं एक क्लास सेशन पीछे हूँ, फिर भी जब मैं अपने पूरा प्रैक्टिस कर रही हूँ तो उसका टाइम नहीं निकल पा रहा है सर। हमारा भी सर एक्चुअली अभी ट्रैवल स्टार्ट हो गया है, तो अच्छा वही है अच्छा। मैनेज करना। क्योंकि बिजनेस लाओ, उनको तो अनलॉक दिख रहा है, चल रहा है सही है। सर। हाँ, उनको तो अनलॉक दिखना चालू हो गया ना, अब बिजनेस चाहिए सबको क्या। अभी सही आज बात। ही मेरे को निकलना है अभी, इसके अरे बाद। चलिए ठीक है, थोड़ा थोड़ा करते हैं, अपन भी स्लो चल रहा है थोड़ा सा, इसलिए मुझे नंबर ऑफ क्लासेस से कोई दिक्कत नहीं है कि बढ़ेंगी तो बढ़ेंगे सेशन, कोई दिक्कत नहीं है उसमें क्या। कि हम लोग वैसे देखा जाए तो बहुत 25%, आप समझ लीजिए अपन 50% स्पीड पे चल रहा है, 25 तो नहीं, 50% स्पीड पे चल रहा है ना। पर ठीक है, टाइम अपन को 3 महीने की जगह 5 महीने लगेंगे, अल्टरनेट डेज है, इसलिए दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी अपने मेरे ख्याल से 24 सेशन हो गए, है ना। 24 सेशन हो गए, मतलब 48 दिन हो गए, क्लियर ना। अपने 90 सेशन का टारगेट था, तो 50% से ज्यादा सेशन हो गए, पर कोर्स के हिसाब से हम देखें तो हमने खाली 20% ही पाथ कवर किया है। थोड़ा सा नंबर ऑफ सेशंस बढ़ेंगे आगे, थोड़ा सा स्पीड अप होगा, क्योंकि शुरू की चीजें थोड़ी दिक्कत होगी, डेटा प्रिपरेशन तक थोड़ा स्लो जाएगा, फिर इन्फ्लुएंसर में थोड़ा सा आपको ठीक ठाक अपन निपटा देंगे 2-3 दिन में, इससे ज्यादा नहीं लगता है। फिर प्रेडिक्टिव पे आएंगे, एक प्रेडिक्टिव हो गया तो बाकी प्रेडिक्टिव में दिक्कत नहीं आती, ठीक है, तो वो फास्ट हो जाएगा, तो प्रेडिक्टिव के बाद खत्म हो जाता है मामला। फिर अपन यही चीज तो पाइथन के थ्रू देखेंगे, तो वहां मुझे थ्योरी नहीं एक्सप्लेन करना पड़ेगा, खाली कोडिंग पार्ट रहेगा, है ना। तो थ्योरी तो मैं यहाँ सब एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आर में आप कॉन्सेप्ट जो है हर चीज के, तो वहाँ खाली कोडिंग पार्ट रहेगा, हम लोग उसको बड़े आराम से निपटा लेंगे, है ना। ये मेरा थोड़ा सा स्लो है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो सर ये जो आईटी बैकग्राउंड के रहते हैं उनको जल्दी कवर होता होगा ना। कोडिंग पार्ट होता है, थ्योरी में कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो जाती है इसको लेने से। हमारा भाई ज्यादा स्लो है केस। आप लोगों के लिए डेटा एनालिटिक्स पार्ट है ना, बहुत ज्यादा बेटर होता है। आईटी वाले इसको नहीं, आईटी वाले डेटा साइंस में जाते हैं, वहाँ कोडिंग ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं, इंटरप्रिटेशन नहीं होता। यहाँ देखिए हर चीज का इंटरप्रेट करना है, इंटरप्रेट जो होगा कि वो एमबीए के स्टूडेंट कर सकते हैं, जिन्होंने थ्योरेटिकल सब्जेक्ट लिए हैं, वो लोग दे कुड बेटर इंटरप्रेट द थिंग। क्या बोलते हैं आप? हाँ, ये तो हमारे सब्जेक्ट्स रहे हैं सर, एमपी वगैरह में। आदित्य तो MBA में बैठे हैं सर। है ना, तो नॉन टेक लोग जो है ना इंटरप्रिटेशन ज्यादा अच्छा करते हैं, तो मैंने ये जो एक्सपीरियंस किया है, वो जो अभी डेटा तो सर ये लर्न करने का ही लग रहा है थोड़ा सा।
मतलब या तो वो कुछ लॉजिक बिठा के जो चीज कर लेते हैं तो होता है, बट एज इफ उसको पूरा रिकॉल करने पे ना, मतलब ये हो रहा है कि कुछ चीजें बेस क्लियर हो गया है, बट हाँ बार बार रिविजन करना पड़ता है, ये करना तो पड़ेगा वो थोड़ा बहुत। देखिए हाँ, स्क्रिप्ट मैं इसलिए दे रहा हूँ भी मिस हो जाता है। कि आपको जैसे डेटा विजुअलाइजेशन पे कुछ काम कर रहे थे, आपने स्क्रिप्ट उठाया, पढ़ लिया, उस स्क्रिप्ट को रन कर लिया, फिर उस स्क्रिप्ट को यहाँ अप्लाई कर लिया अपनी जगह पे, है ना। ओके, ये स्क्रिप्ट आपके लिए मान लीजिए खजाना है जो हमेशा काम आएगी, है ना। ये जो पूरा मैं जितना आपको कोर्स दे रहा हूँ, ये कोर्स आप कहीं पेन ड्राइव में या कहीं पे सेव करके रखिएगा अलग से, है ना। तो क्या होगा सभी कि ऐसे ही करते हैं सर? है, सभी लोग ऐसे ही करते हैं क्या? हाँ हाँ, सभी ऐसे ही करते हैं भाई। हम लोग ने भी रखा हुआ है भाई, पूरा एक सेफ अलग करके रखा हुआ, सिस्टम में पड़ा है, पेन ड्राइव में ही पड़ा, हार्ड डिस्क में ही पड़ा है एक सेफ। भाई कहीं मिस हो जाए तो क्या करोगे आप। तो हम लोग भी कहीं, हमें भी इतना याद थोड़ी रहता है, अंदर के एट्रीब्यूट थोड़ी याद रहते हैं। और कौन उस टाइम फिर सर्च डाले और फिर उसको समझे और फिर करे, इतना टाइम किसके पास है प्रैक्टिकल टाइम। राइट। रियल लाइफ में तो हम नहीं इतना टाइम स्पेंड कर सकते, तो हम तो सीधे स्क्रिप्ट से उठाते, कॉपी पेस्ट करते, वेरिएबल चेंज करे और जान दिया, है ना। ठीक है सर। तो वो चीजें रहती हैं, तो इतना बेसिक हमें मालूम होना चाहिए। हाँ, पेस्ट फंक्शन यूज करना है, फलाना यूज करना है, जो अपन ने कंसेप्ट पढ़े थे बेसिक के, वो मालूम होना चाहिए बस हमें, कि कहाँ क्या यूज होता है ना, वो मालूम होना चाहिए बस। चलिए तो आज के लिए इतना ठीक है। ओके सर। ओके, थैंक्स Thank you. एवरीवन, Thank you, sir. थैंक यू सर। हैव अ नाइस वीकेंड। Thank you, sir. Same to you. थैंक यू सर। ओके।